हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? लेंस। क्या पढ़ेंगे? लेंस, पूरा कंप्लीट लेंस। ठीक है, जिसमें आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा लेंस निर्माता का सूत्र। ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेंस निर्माता का सूत्र या लेंस द्वारा अपवर्तन के नाम से जाना जाता है, आता है। और ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी सूत्र है, तो इसको आज ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम आज बेसिक से लेंस क्या है जानेंगे। ठीक है, लेंस के प्रकार जानेंगे, क्या क्या लेंस में होती है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस के द्वारा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दर्पण में आप सबको पता है अवतल दर्पण मेन है, वहाँ अवतल दर्पण पढ़ा जाता है। लेंस जब आता है तो उत्तल लेंस पढ़ा जाता है। उत्तल लेंस महत्वपूर्ण है, समझ में आ रहा है? पूरा उत्तल लेंस में पढ़ाई होती है। तो हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट। कहाँ से प्रारंभ करेंगे? लेंस से। तो लेंस क्या है ये बताइए मुझे पहले। लेंस से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। दर्पण, हमने दर्पण पढ़ा था भाई, सबसे पहले दर्पण से स्टार्ट किया था। ठीक है, दर्पण किसको कहते हैं? जिस ऐसा कांच जिसके पीछे एक तरफ अपारदर्शी हो, अर्थात उसमें सिल्वर का पेंट लगा हो और उसके बाद कोई भी पेंट लगा दो तो वो क्या करता है? प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन, और वो था दर्पण। उसके बाद हमने पढ़ा अपवर्तन। ठीक है, और अपवर्तन किसमें होता है? तो वो होता है हमारे डियर स्टूडेंट किसमें? गोलीय पृष्ठों में, जिसमें पेंट नहीं लगा रहता है। पेंट नहीं लगा रहता है जी, उसमें क्या होता है? प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होती है और वही विचलन हमारा कहलाता है अपवर्तन। वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, वापस नहीं जाता है, अपवर्तित हो जाता है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। तो वो हमने पढ़ा अपवर्तन। अब उसके बाद गोलीय पृष्ठ देख रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, क्या देख रहे हैं? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन भी देखा हमने जस्ट इसके प्रीवियस में, और अभी देखने हैं लेंस। तो लेंस क्या होता है? दो गोलीय पृष्ठों को, गोलीय पृष्ठ, और गोलीय पृष्ठ में दो ही होते हैं, अवतल और उत्तल। तो दो गोलीय पृष्ठों को जब आपस में मिलाया जाता है, दो गोलीय पृष्ठों को आपस में जब मिलाया जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? एक लेंस का निर्माण हो जाता है। ठीक है जी, दो गोलीय पृष्ठ हो या समतल पृष्ठ के साथ भी। ठीक है, जिसकी ये डिफरेंट टाइप का हमारा देख लीजिए आप, क्या क्या है डिफरेंट टाइप का ये हमारा लेंस है। सबका बताएंगे, सबका नाम बताएंगे, क्या क्या लेंस है ये सबको बताएंगे, सब पढ़ने जा रहे हैं। ये है भी एक लेंस है। ठीक है जी, ये भी एक लेंस है। ठीक है, थोड़ा सा अभी बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, टेंशन ना लें। ये भी एक लेंस है। तो इस प्रकार से ढेर सारे लेंस होते हैं। तो लेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया, सब जानते हैं, जैसे कि कौन कौन सा? कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल थोड़ा सा देख लेंगे, बेसिक चीजें। अवतल कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो उत्तल लेंस, डियर स्टूडेंट, उत्तल लेंस को पुनः तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट को बोलते हैं उभयोतल, और वास्तव में ये जो उभयोतल मैं जो लिख रहा हूं यही नाम से जाना जाता है उत्तल लेंस के नाम से। जब दो उत्तल गोलीय पृष्ठों को आपस में मिलाया जाता है, दो उत्तल गोलीय पृष्ठों को जब आपस में मिलाया जाता है तब जिस लेंस का निर्माण होता है वो है उभयोतल लेंस, और यही नाम से जाना जाता है उत्तल लेंस के। ठीक है जी, ये इसका द्वारक छोटा हो सकता है, इसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी छोटी हो सकती है, जिसकी इसको देखिए और इसको देखिए, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? इसकी त्रिज्या छोटी है, इसकी त्रिज्या बड़ी है कि नहीं? तो ये भी उत्तल ही लेंस कहलाएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहलाएगा, ये भी उभयोतल लेंस ही कहलाएगा। ठीक है, दूसरा होता है समतलोत्तल। समतलोत्तल, इसका संधि विच्छेद कीजिए तो समतल धन उत्तल बनेगा, मतलब एक उत्तल लेंस रहेगा और दूसरा रहेगा समतल लेंस। ये उत्तल हो गया और दूसरा हो गया समतल लेंस। ये अगर नहीं बनाओगे तब भी ये वही है। ठीक है, उसको तो मैं अभी समझाने के लिए बना रहा हूं आपको इस प्रकार से। तो एक उत्तल लेंस रहेगा, एक अवतल, तब ये कहलाता है समतल उत्तल। तीसरा होता है अवतल उत्तल। अवतल उत्तल, अवतलोत्तल, दोनों को मिला दीजिए, अवतल उत्तल। तो अवतल उत्तल कैसे बनता है डियर? एक रहेगा उत्तल और एक रहेगा अवतल। तो ये हो गया उत्तल लेंस और इसी में आ जाएगा अवतल लेंस। तो ये है हमारा ईद का चांद। ठीक है, चांद नहीं है, ये है अवतलोत्तल। इसी प्रकार इसको तीन भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट आता है उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस। ठीक है, उभयावतल
अवतल लेंस, मतलब ये रहता है, इसी को हम लोग जानते हैं जिस नाम से, दो ठो अवतल लेंस को, अवतल पृष्ठों को, अवतल गोली पृष्ठों को जब मिलाते हैं तब जिस लेंस का निर्माण होता है वो है अवतल लेंस, जिसको हम लोग अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर, यहाँ पे आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा ये अवतल और दूसरा आ जाएगा समतल, समतल अवतल लेंस, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा में आ जाएगा ये घूम जाएगा हमारा, ये अवतल उत्तल लेंस और ये हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। तो ये होते हैं दोनों उत्तल और अवतल लेंस के प्रकार, ठीक है। अब जान लेते हैं, मैं पहले बता चुका हूं आपको, हम पढ़ाई करेंगे पूरा अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस के बारे में जब पढ़ाई करेंगे तो अवतल लेंस के क्या क्या भाग है, उसके पार्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? इधर देखिए, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल लेंस देख लीजिए, अगर इस उत्तल लेंस को, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ तो वक्रता त्रिज्या आएगी, वक्रता केंद्र भी आएगा। तो इसके वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया डियर? बात करते हैं, इसमें ध्रुव तो नहीं होता, ठीक है, ये एक्चुअल में इसकी मोटाई होती है। अगर यहाँ से अगर मैं इसका पार्ट खींच देता हूँ इस प्रकार, दो उत्तल लेंस से दो उत्तल पृष्ठ को मिला करके उत्तल लेंस का निर्माण किया जाता है ना। तो इसको अगर बाई पार्ट कर देता हूँ तो ये एक्चुअल में इसकी मोटाई कहलाती है। यहाँ से अगर मैं इसकी दूरी नापूँ तो ये क्या कहलाती है? इसकी मोटाई कहलाती है। यदि यहाँ पे कुछ नाम देंगे अभी हम लोग, जिसकी ओ आता है ना, बताऊंगा ओ क्या है। तो ओ से पी जो है इसकी मोटाई होती है, ध्रुव नहीं होता है, यहाँ ध्रुव नहीं होता है, ध्रुव दर्पण में होता है और गोली पृष्ठ में होता है, ठीक है, लेंस में ध्रुव नहीं होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा अभी फिलहाल। अब बात कर लेते हैं इसका दूसरा मुख्य जो है पार्ट होता है वो है प्रकाशिक केंद्र। ये अकेले कई बार पूछा जा चुका है, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, स्टाइल आइडिया बता रहा हूँ, चित्र कैसे बनाना है और समझना कैसे इस चीज को। दो समांतर रेखा खींच देना आप लोग, पैरेलल लाइन खींच देना, ठीक है। फिर एक जो है उत्तल लेंस का निर्माण कर देना, कुछ इस प्रकार बन गया। इसके मिड पॉइंट से ऐसा, इस दोनों के मिड पॉइंट निकाल लीजिए ऐसा, और यहां से होते, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं ना, ऐसा आप लोग लिखेंगे नहीं, समझेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, समझाने का तरीका है मेरे पास, समझाऊंगा मैं, सही चीज को समझाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए एक, ये लीजिए लाइन खींच दीजिएगा इस प्रकार। अब क्या करना है, ये आपतित किरण है, इसके बीचों बीच ये, ठीक है, इस प्रकार लाइन, और ये इधर चला जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा ये, ठीक है। ये देखिए, समझना है अब इस चीज को, दैट इज ओ, पॉइंट ओ। क्या चीज है मैं बताता हूं, आराम से इत्मीनान से ध्यान रखिए थोड़ा सा। ये क्या किरण है? आपतित किरण है। ये क्या किरण है? आपतित किरण है। यहां से ये आ रही है इधर, फिर ये क्या है? निर्गत किरण है, ठीक है। तो किसी लेंस में निर्गत किरण आपतित किरण के यदि समांतर हो, यहाँ क्या है? पैरेलल है कि नहीं है दोनों, ये और ये देखिए, इन दोनों को देखिए आप, समांतर तो है भैया, देखो ना, इसलिए समांतर पर ही खींच दिया था मैं ताकि गड़बड़ मत हो कुछ चीजें। तो यदि किसी लेंस में आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहाँ है? यहाँ है। ये आपतित है, ये अपवर्तित है, ये निर्गत है। तो अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है, यह मुड़ा, ये ठीक है, मुड़ गया। तो अपवर्तित किरण जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र। और जैसे गोली पृष्ठों में दर्पण में ध्रुव से दूरी नापी जाती थी, यहां हम दूरी नापेंगे प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से। समझ में आ गया? इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चीजें समझ में आ गई, या इसको और अच्छे से ऐसे बोल सकते हो, प्रकाशिक केंद्र किसी लेंस का वह बिंदु होता है जहां से अपवर्तित किरण गुजरने पर वह आपतित किरण के समांतर हो जाता है। जहां से अपवर्तित किरण गुजरने पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाता है। यदि गोलीय पृष्ठों का की मोटाई क्रमशः OP1
दैट इज इक्वल टू OP1 एवं OP2 है, OP2 है, तथा C1 C2 ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। तथा वक्रता त्रिज्या क्या चीज रखेंगे, OC1 बराबर R1 एंड और OC2 बराबर R2 है, ठीक है। तो एक चीज इसमें कंडीशन लागू होता है, यदि गोलीय पृष्ठों की मोटाई समान है तो उनकी वक्रता त्रिज्या एक अनुपात में होती है। उनकी वक्रता त्रिज्या अगर उनकी मोटाई समान है तो उनके वक्रता त्रिज्याओं का मान 1 होता है, ठीक है। जैसे कि इधर देखिएगा, ये हो जाएगा OP1 बटे OP2 दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा OC1 डिवाइडेड बाई OC2। तो OC1 OC2 के जगह में हम लोग रख देंगे, मैं बताता हूं आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ऐसा। तो R1 इफ R1 इज इक्वल टू R2, अगर मोटाई समान है तो R1 R2 ही समान होगा, देन OP1 डिवाइडेड बाई OP2 दैट इज इक्वल टू 1। R1 R2 को बराबर रखेंगे यहाँ पे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो प्रकाशिक केंद्र उनका मोटाई, किसी लेंस का मोटाई और उनके जो है वक्रता त्रिज्याओं में एक निश्चित अनुपात होता है। यदि मोटाई समान है तो उनका वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, 1 होता है, इस प्रकार। तो इतना जो है आप उसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा, समझ में आ रहा है। और लास्ट में ये बात, इसका कंक्लूजन में ये है कि अब की बात ये समझ लीजिए कि जितनी भी दूरियां, हम वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो या आपका कोई भी दूरी हम नापेंगे तो वो कहाँ से नापेंगे, अब हम लोग वक्रता त्रिज्या हो चाहे फोकस दूरी हो, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे, जैसे कि पहले हम ध्रुव से नापते थे, समझ में आ गया। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मुख्य फोकस की। किसकी, मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा प्रथम मुख्य फोकस और दूसरा होता है द्वितीय मुख्य फोकस। तो प्रथम मुख्य फोकस एवं द्वितीय मुख्य फोकस क्या है ये देखिए, दोनों में समझते हैं, अवतल और उत्तल में, ठीक है। प्रथम मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होती है जहां से आपतित होने वाले प्रकाश उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। बस इतना लिखना है आपको, ठीक है। प्रथम मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होती है जहां से आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ठीक है। इसकी दूरी, इसको कैपिटल F से शो करते हैं, कैपिटल F1 से शो करते हैं, और इसकी दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल f से शो करेंगे, ठीक है। इसी को यदि हम बात करें किसमें, अवतल दर्पण पे, तो अवतल दर्पण पे बात करेंगे डियर। तो अवतल दर्पण पे क्या होती है, यदि ये क्या होगा, देखिए सेम डेफिनेशन तो सेम रहेगा, ये तो ऑप्टिकल हमारा यही दूरी है ना, ये देख लीजिए ये O है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, इधर देखिए ऐसा, मुख्य फोकस अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होती है जहां से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, हमें मुख्य फोकस के समांतर आपतित होती हुई प्रतीत होगी। मुख्य फोकस के समांतर जो है आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाती है, इस प्रकार प्रतीत होगी, लेकिन ये प्रतीत होगी, ठीक है। ये वास्तव में एक्चुअल में नहीं होगा, प्रतीत होगी, केवल आपको क्या होगी, प्रतीत होगी, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है जी अच्छे से।
ऐसा। बात करते हैं द्वितीय मुख्य फोकस की। द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे, उत्तल दर लेंस को अच्छे से समझ जाइए। द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे तो F2 से शो करते हैं, तो ये जस्ट इसके उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा ये सुनो। द्वितीय मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, सॉरी ये गलत बन गया थोड़ा सा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसको द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, एवं इसको F2 से शो करते हैं। इसकी दूरी को, प्रकाशिक केंद्र से इसकी दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। यही चीज़ अगर आप अवतल दर्पण में बनाएंगे डियर, तो अवतल दर्पण में कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई ये, ठीक है, नहीं 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 ऐसा नहीं, इस प्रकार F2। ओके, तो ऐसा कुछ आपको जो है ये दिखाई देगा, आपतित होती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत, क्योंकि आभासी इसमें जो है हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। उसको पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, हम देखेंगे अब प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे, ठीक है, एकदम उसमें ट्रिक बताऊंगा मैं, देखना एकदम बेहतरीन, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं। कहाँ बनेगी प्रतिबिंब, कहाँ पर रहेगा वस्तु, ठीक है, छोटा बना बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, ऐसे बता दोगे, ऐसे ही, ठीक है, इसमें कोई वो करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले प्रतिबिंब निर्माण के नियम देखते हैं। तो क्या है, 3 ठो नियम है, देखिए क्या क्या, पहले बताते हैं आपको। 3 नियम है, अवतल उत्तल दोनों में देखेंगे। सबसे फर्स्ट, मुख्य अक्ष से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, वही है जो भी हमने देखा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसमें, अवतल में, ठीक है। अब इसी को मैं उत्तल में और अवतल में बनाता हूं। तो अवतल में जब बनाएंगे डियर, तो अवतल में जब इसको बनाएंगे तो मुख्य अक्ष से आपतित होने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो जो है मुख्य अक्ष के क्या हो रहा है, समांतर अपवर्तित हो गई, इस प्रकार से मुख्य फोकस से। तो ये पहला ध्यान रखिएगा, जब भी वो मुख्य फोकस से आपतित होगा तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। इसमें वास्तव में समांतर होकर जाएगा उत्तल लेंस में, अवतल में प्रतीत होगा, केवल प्रतीत होगा। समझ में आ रहा है, ये है। दूसरा इसका क्या है, दूसरा ये है कि उत्तल अवतल दोनों के देखेंगे। दूसरा ये है कि प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी, इस प्रकार, ठीक है। जबकि अवतल लेंस में हमारा क्या हो जाएगा बताइए, अवतल लेंस में कुछ इस प्रकार, ये इस प्रकार हो जाएगा, इधर से आएगा उधर दिशा में चला जाएगा। तो जो प्रकाशिक केंद्र से आपतित होगा, प्रकाशिक केंद्र में आपतित होगा, तो वो जो है अपवर्तन के पश्चात सीधा उसी दिशा में निर्गत हो जाएगी। जबकि इसमें वैसा केवल हमको क्या होगा, आभास होगा, आप प्रतीत होगा, ठीक है। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम इसी में जोड़ देता हूं मैं। तीसरा नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। जबकि इसमें क्या होता है, अवतल में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, केवल आपको क्या होगी, प्रतीत होगी, इस प्रकार F2। लेकिन वास्तव में कहां चली जाती है, इधर चली जाती है, ये लो मजा आया, बढ़िया दिख रहा है। तो ये 3 है आपका निर्माण के, 3 जो है प्रतिबिंब निर्माण के नियम है। अब ये देखते हैं डियर क्या, चलो अभिसारी एवं अपसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस किसे कहते हैं ये बताइए। अपसारी, अपसारी एवं अभिसारी, इसको लिख देता हूं अभिसारी। आप 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में प्रैक्टिकल किए थे किस चीज का, कागज जलाने का,
लकड़ी जलाने का, चीज़ों को जलाने का, लोगों को चुभाने का, है ना। कैसे? एक लेंस लिया करते थे और इस लेंस को प्रकाश की किरण के सामने ऐसे रखते थे, तो हाथ को जैसे रखते थे चट से जलता था, है ना। कागज़ को रख देते थे तो कुछ समय पश्चात कागज़ जलने लगता था, लकड़ियाँ भी जल जाती थी। दैट इज़ पावर लेंस, ठीक है। तो वो कौन सा लेंस हुआ करता था? तो वो क्या करता था, उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को वो एक जगह इकट्ठा कर देता था। कैसे करता था? एक जगह इकट्ठा कर देता था, पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता था, ठीक है जी। ऐसा, दैट्स सो पावरफुल, ये इस प्रकार। तो यहां पे जो हमारा कागज हुआ करता था वो फिर जलना प्रारंभ हो जाता था, ठीक है। तो इस लेंस को हम लोग बोलते थे उत्तल लेंस। वो वास्तव में कौन सा लेंस होता था? उत्तल लेंस। और इसी लेंस को बोलते हैं हम लोग अभिसारी। क्या? अभिसारी लेंस, याद रखिएगा, अभिसारी लेंस इसी को बोला जाता है। और अपसारी लेंस कौन है? तो ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को, अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, फैला देता है, अपसरित कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। देख लेते हैं नियम। किस चीज का नियम? चिन्ह परिपाटी का नियम। तो चिन्ह परिपाटी का नियम पूरा सब जगह एक ही है, दर्पण में हो, चाहे गोलीय पृष्ठों में हो, चाहे आपका लेंस में हो। क्या चीज? कि जिधर से आपतित हो रहा है प्रकाश, अर्थात प्रकाश केंद्र के लेफ्ट साइड, मोस्टली इधर ही से प्रकाश जो है आपतित होती है ना, वस्तु, क्योंकि इधर ही रखते हैं हम लोग। तो जिधर से प्रकाश आपतित होती है उस दिशा में हम सब दूरी को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। दूरियों को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। ध्यान रखिएगा, क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। जबकि विपरीत और हमको दूरियों को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है, ठीक है। मुख्य अक्ष के ऊपर, ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर जितने भी लंबाइयां होगी, चाहे वो वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, वस्तु तो हमेशा ऊपर ही रखते हैं और वस्तु को, तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगी। प्रतिबिंब कभी ऊपर कभी नीचे बन जाता है कोई केसेस में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नीचे बनेगा जो भी, वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण, कहाँ पे कैसे कैसे प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में। किसमें? उत्तल लेंस में। लिखने की आवश्यकता नहीं है, उत्तल लेंस में। तो आपको डियर इसके लिए देखो 3-4 स्थितियां याद रखनी है। सबसे पहले वस्तु की स्थिति, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति याद नहीं करना पड़ेगा मेरा भाई, मैं हूं। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। उसके बाद इसका आकार और प्रकृति ये बताना पड़ता है, उल्टा है सीधा है, ठीक है, आभासी है वास्तविक है, बड़ा है छोटा है, बताना पड़ता है। और लास्ट में हमको बताना पड़ता है इसकी संरचना बनानी पड़ती है। तो आप 3-4 चीजें याद रखिए एकदम माइंड में सेट करके। कौन कौन से ये बता रहा हूं मैं आपको। देखो, ये है इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये है इसकी फोकस, ठीक है। अब मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस वो आपतित किरण पर निर्भर करती है, इस पर नहीं। और ये हो जाएगा फोकस का दुगना अर्थात 2f, जहां पे जैसे कि हमारे दर्पण में हमने पढ़ा था क्या था, उसका वक्रता केंद्र हुआ करता था, है कि नहीं। लास्ट में वक्रता केंद्र हुआ करता था, यहाँ उसके जगह में वक्रता केंद्र। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है, होती कि नहीं होती है। तो इसके हम फोकस से दुगना पे रख दिए हैं वक्रता केंद्र के स्थान पर 2f, अर्थात वही चीज है। समझ में आ रहा है? दुगना। इन तीनों चीज को याद ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद इधर क्या चीज आ जाता है? अनंत आ जाता है। क्या आ जाता है? अनंत। क्या करना है? वस्तु को सबसे फर्स्ट में क्या रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। इधर भी सेम रहेगा, फोकस, फिर 2f, फिर उसके बाद अनंत। तो जब हम यहां रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, एक ही बार में समझ जाओ, अनंत पर रखेंगे वस्तु को, यहां रखेंगे फर्स्ट में ए में, तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा? ए पर बनेगा, यहां ए पर बनेगा। या एक काम करते, इसको ओ करता हूं, वस्तु को यहां रखेंगे ओ पर, तो इमेज कहां बनेगा? एफ पर बनेगा। जब वस्तु को एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, मतलब इसके और इसके बीच में लाओगे, अनंत और 2f के बीच में लाओगे, मतलब यहां पर लाओगे, वस्तु को लाओगे, तो एक स्टेप ये आगे बढ़ेगा, एक स्टेप ये आगे बढ़ेगा। और कहां जाएगा ये? बताइए मुझे। इमेज आ जाएगा फोकस और 2f और 2f के मध्य में आ जाएगा, यहां आ जाएगा। एक स्टेप आगे बढ़ाइए, इसको भी समझ में आ रहा है? एक स्टेप फिर इसको आगे बढ़ाइए, मतलब ये 2f में ले आइए ऑब्जेक्ट को, तो हमारा ये एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, वो भी कहाँ पे आ जाएगा? 2f पे आ जाएगा। इमेज भी कहाँ जाएगा? 2f पे आ जाएगा। एक स्टेप फिर आगे बढ़ाइए, 2f और f के मध्य लेके आइए ऑब्जेक्ट को,
तो एक स्टेप ये भी बढ़ेगा, 2f और अनंत के बीच में आ जाएगा, इमेज कहाँ जाएगा, 2f और अनंत के बीच में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एक स्टेप फिर आगे बढ़ाइए, फोकस पर आ जाइए आप, फोकस पर ऑब्जेक्ट को लेके आइए। मतलब वस्तु को जब हम कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। एक स्टेप आगे बढ़ाइए। कितना सरल है बताइए मुझे, कितना सरल है ये चीज़, इतना सरल। एक तो बस डिफरेंट आता है, कब, ये देखो, जब वस्तु इसके बीच में आ जाता है, ये देखो इसके बीच में। अब वो अनंत के तो दूर, अनंत से तो ज़्यादा दूर हो ही नहीं सकता है भाई, वो तो अनंत से निपट गया, अनंत पहुंच गया। अब वो कहाँ जाता है, वापस इधर ही बन जाता है, इधर इधर कहीं पर बनेगा, जो कि आभासी उल्ट सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है, आभासी सीधा और बड़ा। एक बस केस में, बाकी सब केस में क्या होता है बता रहा हूं, सब केस में आपको रट्टा नहीं मारने की जरूरत नहीं है। सब केस में विपरीत दिशा में बनता है, इधर वस्तु इधर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इधर जब भी प्रतिबिंब बनता है ना तो हमेशा उल्टा बनता है। सब में उल्टा लिखेंगे, सब में उल्टा, पूरा पांचों केस में, 1 2 3 4 5 केस देखे ना, पांचों केस में उल्टा बनाएंगे। एक चीज, दूसरा चीज, शब्द में जो प्रकृति रहेगी उल्टा है, तो प्रकृति हमेशा क्या रहेगा, वास्तविक। पांचों के पांचों में क्या बनेंगे, रियल इमेज बनेंगे, रियल। ठीक, अब छोटा बड़ा की बात कर लेते हैं। तो अनंत पर था जब, तो ये कहां फोकस पर बना, मतलब बिंदु के आकार का, एकदम छोटा बिंदु। जब अनंत से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये कहां चला गया, इमेज यहां पे चला गया। तो यहां चला जाएगा तो वस्तु के बराबर तो नहीं बनेगा, लेकिन उससे थोड़ा छोटा बनेगा, लेकिन बिंदु से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लेकिन वस्तु के आकार के छोटा। जब ये 2f पर आया तो ये भी 2f पर बन रहा है, मतलब समान स्थिति पर बन रहा है, तो ये जो है वस्तु के बराबर बन जाएगा प्रतिबिंब। और जब एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो अब वो बड़ा हो जाएगा, छोटा बिंदु से थोड़ा बड़ा, फिर उसके बराबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और जब फोकस पर वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर, मतलब बहुत बड़ा बन रहा है। क्लियर बन रहा है क्या यार, क्या रखा क्या है इसमें, बताओ मुझे, रखा क्या है प्रतिबिंब निर्माण में, है रखा क्या है? और कुछ लिखने की जरूरत है क्या? लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना भाई। वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा फोकस पर, मुख्य फोकस पर। आकार कैसा होगा, बिंदु, उल्टा, वास्तविक। ठीक है, संरचना कैसे बनाएंगे, ये देखिए, अनंत से आ रही है, ये लो, अनंत से आ रही है, ये लो, बिंदु के आकार का इमेज, वस्तु इधर है अनंत पर, तो वस्तु यहां पे बन जाएगा। ठीक है, आप छोटा सा इसको बस थोड़ा सा दिखाने के लिए ऐसा बना देना है, ये लो, हो गया। दूसरा स्थिति, अनंत और 2f के मध्य बोला मैं, अनंत और 2f के मध्य, 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच। तो ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा फोकस पर जो था, वो फोकस और 2f के मध्य आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो इस स्थिति में बिंदु से छोटा, थोड़ा वस्तु से छोटा और उल्टा एवं वास्तविक। ठीक, जिसकी ये देखिए, ये अनंत पर था, अब यहां जाएगा, यहां अनंत और 2f के मध्य, 2f और अनंत के मध्य। ठीक है, तो ये वस्तु है AB, तो ये क्या होगा, एक रेखा, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, मुख्य अक्ष के जो समांतर चलेगा वो फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। और जो इसके डियर, यहाँ 2f है ना, 2f, और यहाँ है फोकस है, और जो इसके फोकस से होकर जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल रहा है, मतलब ये ऐसा बन जाएगा 2f, तो ये प्रतिबिंब जो है छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर बना, f और 2f के मध्य, f और 2f के मध्य बन गया, छोटा बना, वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 2f पर वस्तु कहाँ आ गया, 2f पर आ गया, एक स्टेप आगे बढ़ेगा 2f पर आ जाएगा। देखो अनंत पर था, फिर दोनों के बीच में आया, अब 2f में आ जाएगा। 2f में आएगा तो वस्तु प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 2f में, बराबर, वस्तु के बराबर बढ़ रहा है। देखो बिंदु वस्तु से छोटा, मतलब थोड़ा बड़ा बना बराबर बनेगा, तो फिर भी क्या रहेगा, उल्टा और वास्तविक रहेगा। जैसे कि इमेज देखिए, ये देखिए कैसे बनेगा इसका, 2f पर हम वस्तु को खड़ा कर देंगे, यहाँ बीच में कहीं f है, मुख्य अक्ष के जो समांतर चलेगा मेरे भाई, मुख्य अक्ष के जो समांतर चलेगा वो फोकस से होकर जाएगा, और जो फोकस से होकर जाएगा, फोकस से आने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, होती है कि नहीं? तो ये कहाँ बन जाएगा, ये बराबर कहाँ पर बन जाएगा, 2f पर बन जाएगा, वस्तु के बराबर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छे से है कि नहीं? क्या यार, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे बढ़ाइए, 2f के बाद कहाँ जाएगा, 2f और f के मध्य, तो ये कहाँ चला जाएगा, 2f से आगे चला जाएगा। 2f के आगे क्या है, 2f और अनंत के मध्य चला जाएगा, 2f और अनंत के बीच। तो
तो ये कैसा बन जाएगा, अब बराबर हो गया ना, बराबर हो गया तो अब बड़ा बनेगा, बड़ा उल्टा वास्तविक बन जाएगा यार। जैसे ये देख लीजिए, कहाँ कहाँ बता दिया मैं, 2f और f के मध्य। तो ये f है मेरे भाई और ये 2f है, तो यहाँ वस्तु को खड़ा कर दो। एक जो है समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगा, जो कि कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, ठीक है, 2f और f के मध्य ना। और दूसरा मुख्य अक्ष के इसके जो है फोकस से होकर जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है यार, ठीक है, ऐसा नहीं जाएगा ये ऐसा जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहाँ है, 2f और f के मध्य है ना, 2f और f के मध्य है। यहाँ पे खड़ा कर देंगे इस वस्तु को। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जो कि फोकस से होकर जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा कहाँ से जाएगा पता है, फोकस से होकर नहीं जाएगा, सीधा सीधा इसकी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, तो इसलिए थोड़ा दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो ये कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। समझ में आ गया। लास्ट है हमारा, अब ये 2f f के चला गया f और f पर, फोकस पर, तो ये बन जाएगा अनंत पर, और अनंत पर बनेगा मेरे भाई तो बड़ा, सेम, बड़ा उल्टा वास्तविक। चित्र कैसे बनाना है, बनाना चाहेंगे? यस सर, बिल्कुल सर, बताते हैं सर। ऐसा बना देंगे, देखो फोकस पर खड़ा कर देना इसको, फोकस पर खड़ा कर देना। तो फोकस पर खड़ा करोगे तो एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, और दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस पर वस्तु खड़ा है तो मुख्य अक्ष के समांतर कैसे चलाया जाएगा, ठीक। और दूसरा इसके, ये लीजिए, फोकस से मुख्य उससे होकर जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा चला जाएगा और ये पैरेलल रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। यहाँ पैरेलल नहीं था, दोनों वहीं से जा रहे हैं लेकिन पैरेलल नहीं है, यहाँ पैरेलल है तो अनंत पर जाके बनेगा, ठीक है। और लास्ट केस मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट केस है हमारा, कहाँ जी, लास्ट केस कहाँ पे बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच, ओ के बीच, तो ये कहाँ बनेगा, ये बड़ा बनेगा, ठीक है। ये इसकी स्थिति कोई निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन ये कहाँ बनेगा, लेंस के आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश के दिशा में। चलो मैं इसको बनाता हूं, ठीक है, ये बना देते हैं इसको, चलिए देखिए ऐसा बन जाएगा ये कुछ ऐसा बनेगा। सीधा सीधा मैं इसका वो बना देता हूं और आपको बता भी देता हूं। ये है इसका प्रकाशिक केंद्र, ये है f और ये है हमारा 2f। तो इसको मैं खड़ा कर देता हूं कहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे खड़ा कर देते हैं ऐसा। तो एक जो है इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो चलेगा वो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। देखिएगा मैं बना रहा हूँ, टेंशन ना लें आप, थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। ए बी यदि वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सीधा बड़ा आभासी बनता है जब ये फोकस और केंद्र के मध्य वस्तु को रखा जाता है। तो एकमात्र यही जो है हमारा क्या है, अपवाद है कि इसी बस में हमारा क्या बनता है, वास्तविक आभासी बनता है और सीधा बनता है और इस साइड बनता है, ठीक है, ऊपर बनता है, ऊपर बनता है, ठीक है, बाकी सब नीचे बनते हैं। तो ये है डियर हमारा क्या चीज, निर्माण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। लगे हाथ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं, तो इसमें चिंता ना करें, इसमें कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है हमको। अवतल दर्पण द्वारा बस प्रतिबिंब निर्माण, इसमें छोटा सा बस देखना रहता है, एक तो बस थोड़ा सा बताना रहता है, बस कुछ नहीं। ये देखो सपोज करो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये है प्रकाशिक केंद्र है, यह है मुख्य अक्ष, ठीक है जी, ये है f और ये है 2f। ओके, तो इसमें क्या होता है, कहीं पर भी आप खड़ा कर दीजिए वस्तु को, सिर्फ मुझे थोड़ा सा बताना है आपको, ए बी,
ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ क्या होता है, हमेशा क्या बनता है, एक जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो वो फोकस से होकर चला जाएगा, दूसरा डियर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। तो आप सबको पता है प्रकाशिक केंद्र की ओर जाता है वो उसी दिशा में वापस हो जाएगा। ठीक है, ये केवल इस प्रकार आभास होता है। ओके, दूसरा इधर से अब जो है अपवर्तित हो गया। तो ये देखिए, क्या देखिए, कहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे मिल रहा है डियर, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। हमेशा सीधा मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है ना, तो सीधा ही बनेगा। ठीक, पहला। दूसरा, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है मतलब आभासी ही बनेगा, तो इसमें आभासी बनता है। ठीक है, तो जितने भी इसमें प्रतिबिंब निर्माण होंगे सबके सब कैसे बनेंगे? आभासी, सीधा। है लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र। ठीक है डियर, मोस्ट IMP है, पहले मैं बता दिया था, अभी भी बता रहा हूँ। 1/f, ठीक है, 1/f म्यू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, मोस्ट IMP है, लेकिन इसके लिए हमको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, वो है μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस v माइनस μ1 बाई u। कौन सा सूत्र है, फॉर्मूला बता दो। ये है हमारा अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, ये इसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए चित्र कैसे बनाना है ये देखिए, समझिएगा, ध्यान से समझना है ना, केयरफुली। दो गोलीय पृष्ठ लिया जा रहा है, क्या क्या, AB और CD। चलो लिखो, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, माना कि μ2 अपवर्तनांक का दो गोलीय पृष्ठ AB और CD को मिलाकर एक उत्तल लेंस का निर्माण किया गया है, जिसे μ1 के अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। ठीक है, AB पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या R एवं CD का R2 है, वक्रता त्रिज्या R2 है। इनके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रख दिया जाता है, बिंदु वस्तु O रख दिया जाता है, जिसका AB पृष्ठ द्वारा अपवर्तन I1 पर होता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ होता है? I1 पर होता है। ध्यान रखिएगा भैया, एकदम केयरफुली, I1 पर होता है, ऐसा I1 पर होता है। ठीक है, इस I1 दूसरे पृष्ठ CD के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? वस्तु का कार्य करता है, तथा जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? I पर बनता है। CD के लिए वो वस्तु का कार्य करता है और उसका प्रतिबिंब कहां बनाता है? I पर बनाता है। एकदम ध्यान दे दीजिएगा इस बात को, ठीक है, I पर बनाता है। वस्तु की दूरी मतलब बिंदु O की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से बिंदु O की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से O की दूरी अर्थात वस्तु की दूरी, वस्तु इसलिए नहीं बोल रहा हूं जी, O की दूरी इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये भी एक वस्तु का कार्य कर रहा है, ये भी वस्तु का कार्य कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, दूरी U, ठीक है, प्रथम प्रतिबिंब I1 की दूरी क्या है? V1 एवं I की दूरी क्या है? V है। ठीक है, अब देखिएगा, प्रथम पृष्ठ AB के लिए वस्तु O का प्रतिबिंब कहां बनता है बताइए मुझे? प्रतिबिंब I1 पर बनता है। सरल है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले को सिंपल उसमें रख दीजिए। चलिए बताइए मुझे क्या होगा उस फॉर्मूले में। ठीक है, μ2 किसका अपवर्तनांक है भाई? इस लेंस का अपवर्तनांक है। μ1 जो है उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसपे उसको रखा गया है। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि इसका अपवर्तनांक क्या है? R1 है ना, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रतिबिंब। तो इसके लिए प्रतिबिंब क्या है ये बताइए मुझे? μ2 डिवाइडेड बाई प्रतिबिंब क्या है बता दो? V1 है। प्रतिबिंब की दूरी क्या है? V1 है। और वस्तु की दूरी क्या है बताइए? μ1 डिवाइडेड बाई U, इक्वेशन 1।
दूसरा पृष्ठ जहां प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। सघन से कहां प्रवेश करता है? विरल माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश करता है तथा जिसके लिए क्या है बता दो मुझे? I1 वस्तु व I प्रतिबिंब का कार्य करती है। अतः क्या हो जाएगा बता दीजिए भैया, क्या हो जाएगा बोल दो थोड़ा सा जल्दी से। μ1 माइनस μ2, क्योंकि अपवर्तनांक पलट जाएगा, अब सघन से विरल में प्रवेश कर रहा है और त्रिज्या है R2, दैट इज इक्वल टू, यहां पे रखिए μ2 डिवाइडेड बाय इसके लिए प्रतिबिंब कौन कार्य कर रहा है बोल दो? I कर रहा है। प्रतिबिंब का कार्य कौन कर रहा है? I कर रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी v माइनस वस्तु की दूरी v1, क्योंकि प्रतिबिंब कौन है? ये I1 है। तो इसकी दूरी क्या है? यहां से इसकी दूरी है v1 और इसकी दूरी क्या है? u। समझ में आ गया एकदम अच्छे से? वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 2 भाई कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देना है। इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दीजिए। चलो करते हैं। तो क्या होगा? μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है, R1, और इधर देखिए प्लस μ1 माइनस μ2, आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा होगा, डिवाइड बाय R2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ2 डिवाइडेड बाय v1 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u प्लस μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय v1। इतना दिख रहा है ना? वेरी गुड यार, देख लेना थोड़ा सा, है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। आप लोग पॉज करके नोट कर लिया करें वीडियो, ठीक है। देखो क्या है भाई, यहां से एक चीज कॉमन आएगा, यहां से माइनस बस कॉमन निकाल दो। क्या लिख रहा हूं इधर देखिएगा, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। यहां से आप माइनस कॉमन निकाल दो। माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस सामने कॉमन कर दिया तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई R2। इसमें से मैं माइनस को निकाल दिया जी, तो ये माइनस यहाँ से निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। दैट इज इक्वल टू, देखिए कुछ कट रहा है, कैसे नहीं कट रहा है यार? सॉरी यहाँ पे क्या करना है आपको? 1, यहाँ पे करना है 2। यहाँ पे गलती हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ओके, और यहाँ हो जाएगा 2, तो ये और दोनों कट जाएंगे, ओके। तो अब क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाई v माइनस म्यू, अब बचा क्या? ये देखो बचा क्या? μ1 डिवाइडेड बाई, सही है, μ1 डिवाइडेड बाई v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v, सॉरी यार, व्यू है, यू है, ठीक है। ये तो हो गया ना। अब क्या करूँ? यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल सर निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है बोल दो? μ2 माइनस μ1 डिवाइड, ये कॉमन निकाल दीजिए। अंदर में बच जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। और इधर हमारा म्यू कॉमन निकल जाएगा, μ1 कॉमन निकल जाएगा, अंदर में बच जाएगा v माइनस 1/u। हो गया जी। इसको इधर लेके आ जाओ, पक्षांतर कर दो, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 दोनों में भाग दे दिए, ठीक है। तो अंदर बच जाएगा हम लोगों का 1/R1 माइनस 1/R2, देन ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, ओके। अब आगे देखते हैं, चलिए ये क्या हो रहा है, देखो इधर देखो, μ2 डिवाइडेड बाई μ1 माइनस 1, ठीक है, 1, और ये हो गया 1/R1 माइनस 1/R2, और ये हमारा हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। क्लियर है अच्छे से? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ मुझे, क्या लिख सकता हूँ? 1μ2 लिख सकता हूँ, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसी को तो ऐसे लिखते हैं ना भाई, ये
आपको मैं पढ़ा चुका हूँ यार, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। डब्ल्यू म्यू जी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए म्यू जी डिवाइडेड बाई ए म्यू डब्ल्यू। अच्छे से पढ़ाया हूँ इस चीज़ को, एकदम अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा उस पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक किसके प्लेस पे रख देंगे, पदार्थ का अपवर्तनांक रख देंगे हम लोग μ2 डिवाइडेड बाई μ1 दैट इज इक्वल टू म्यू, पदार्थ का अपवर्तनांक रख देंगे, ठीक है। तो पदार्थ का जब अपवर्तनांक रखेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोगों का म्यू माइनस 1 और ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2 और दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ये बताइए यदि वस्तु अनंत पर है, कहाँ है, अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है बता दो, उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा बनता है फोकस पर, है कि नहीं। मीन्स u इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे तो हमारा v इज इक्वल टू आ जाएगा f। अगर वस्तु अनंत पर है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f पर बनेगा। तो इसको वहां पे रख दो चुपचाप, क्या रख देंगे, ये देखिए इधर मैं रख रहा हूँ 1/v की जगह में क्या रख देंगे, f अनंत पर फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, माइनस 1/, अनंत पर होगा वस्तु तब बनेगा, और इधर है म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो 1/ इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, देन 1/f इज इक्वल टू μ1 माइनस 1 म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस प्रकार ये आ गया हमारा क्या चीज, लेंस निर्माता का सूत्र, जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए भी और इन सब के लिए भी मोस्ट टाइम भी है। समझ में आ गया अच्छे से जी। थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे भाई, क्या चीज़, फोकस दूरी किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। तो लेंस की निर्भरता या प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ छोड़ दिया था उसमें, वहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा लगेगा, टेंशन ना लें। क्या चीज़, ये देखिए म्यू माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2 दैट इज इक्वल टू था हम लोग को 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और हमने अभी एक और देखा फॉर्मूला इसी का 1/r1 माइनस 1/r2 दैट इज इक्वल टू 1/f। देखा कि नहीं देखा, ये भी तो देखा ना, यही चीज़ तो हम लोग लेके आए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से एक चीज़ आप ये देखिए, क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, और 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1/v माइनस 1/u। इसको बोलते हैं हम लोग लेंस सूत्र, जबकि दर्पण सूत्र कुछ ऐसा था, पॉजिटिव था। लेंस सूत्र नेगेटिव होता है, इसको लेंस सूत्र कहते हैं। इसके लिए भी हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब भी हमको देखना है कि किस किस कारकों पर निर्भर करता है। तो बस एक ठोको पकड़ के चलिए इस वाले को, फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए देखिए किन किन कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट होता है डियर पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर या पदार्थ पर या माध्यम पर, किस पर, माध्यम पर। कैसे, 1/f इज इक्वल टू, इसको अगर मैं कांस्टेंट ले लेता हूं तो ये हो गया म्यू माइनस 1। तो मीन्स ये हो गया हमारा डियर, आप यहीं से लिख सकते हो 1/f म्यू लिख सकते हैं कि नहीं। अगर इसको मैं कांस्टेंट कर दूं तो इस प्रकार, अर्थात फोकस दूरी पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अगर अपवर्तनांक अधिक है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है, पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा। इस चीज को थोड़ा देख लीजिए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप सबको पता होगा क्राउन कांच, क्राउन कांच का होता है 1 पॉइंट, अपवर्तनांक जो होता है 1 पॉइंट होता है 52, जबकि फ्लिंट कांच का होता है 1.62। अब देखिए ये पदार्थ का अपवर्तनांक है, तो फ्लिंट कांच का जो है फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा, जबकि क्राउन कांच का फोकस दूरी क्या होगा, अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा है प्रकाश के तरंग धारे पर, किस पर, प्रकाश के तरंग धारे पर। तो ये कैसे डिपेंड करता है, ये देखो हम सब जानते हैं लेमडा दैट इज इक्वल टू या म्यू दैट इज इक्वल टू होता है, क्या होता है बोल दीजिए, a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कि नहीं है। और अभी हमने देखा क्या, ये देखा 1/f इज प्रोपोर्शनल टू u। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, है ना,
इस प्रकार। तो मैं इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये देखिए। तो इसमें संबंध क्या आ रहा है, ये देखो, लेमडा और एफ में क्या संबंध आ रहा है, इज प्रोपोर्शनल में। ठीक है, दोनों एक दूसरे पदार्थ के अपूर्णांक के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दोनों अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे। तो तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हमारा फोकस दूरी में वृद्धि होती है। फोकस दूरी में क्या होती है, वृद्धि होती है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/f, जिसकी वॉलेट के लिए, बैगनी के लिए। ठीक है, तो 1/f बैगनी के लिए, बैगनी रंग के लिए ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का म्यू v -1। और रेड कलर के लिए मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा r स्मॉल r दैट इज इक्वल टू म्यू r -1। तो इस संबंध से डियर क्या होगा, हम सब जानते हैं कि म्यू v इज ग्रेटर देन म्यू r, बट म्यू r एफ आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एफ v। अर्थात लाल रंग की जो फोकस दूरी है वो बैगनी से अधिक होती है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है लाल रंग का। समझ में आ गया। तो ये प्रकाश की भरता है। तीसरा देख लेते हैं, क्या चीज, माध्यम पर। चलो एक काम करते हैं, हम लोग वायु पर फोकस दूरी निकालते हैं। वायु की फोकस दूरी हो जाएगी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, म्यू क्या हो जाएगा जी, बताइए, -1/r1 -1/r2। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ऐसा बनता है, इसको घुमा के पूछा जाता है क्या, कि लेंस को यदि द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए है ये, समझिएगा। माना कि एक काम करते हैं, माना कि वायु में लेंस की फोकस दूरी FA है। क्या है, FA है। मतलब वायु के रिस्पेक्ट में ग्लास, भाई एयर से कहां प्रवेश कर रहा है, ग्लास में, उस कांच में, लेंस में प्रवेश कर रहा है। तो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक, ठीक है, तो वायु की फोकस दूरी FA है, तो a म्यू g हो जाएगा -1 इस प्रकार। और द्रव में लेंस की फोकस दूरी, यदि लेंस की फोकस दूरी द्रव में FL है, लिक्विड FL है, तब क्या हो जाएगा, 1/FL दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, कहां से कहां प्रवेश कर रहा है, लिक्विड म्यू ग्लास। ठीक है, -1 और 1/r1 -1/r2। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करिए, क्या आता है देखते हैं। करते हैं इसको ऐसा, तो 1/FA डिवाइड हुआ तो ये पलट जाएगा, FL डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा डियर हमारा m म्यू g -1 डिवाइडेड बाई l म्यू g -1, और ये दोनों पूरा कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का FL डिवाइडेड बाई FA दैट इज इक्वल टू m म्यू g -1, और डिवाइड में लिख सकते हैं l म्यू g -1 लिखा जा सकता है। l म्यू g जो दिख रहा है आपको, उसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। l म्यू g जो दिख रहा है ना, l म्यू g, इसको मैं लिख सकता हूं एयर म्यू ग्लास माइनस एयर म्यू लिक्विड। जो पूरा क्लासेस अटेंड करते हैं उनको समझ में आएगा ये कहां से आया है, और जो नहीं करते नहीं समझ में आएगा, बात खत्म। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। तो FL डिवाइडेड बाई FA दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का m म्यू g -1 डिवाइडेड बाई, इसकी प्लेस पे मैं लिख दूंगा पूरा m म्यू g बाई m म्यू l -1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे डियर, तो ये हो जाएगा FL डिवाइडेड बाई FA दैट इज इक्वल टू m म्यू g -1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा m म्यू g माइनस, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, m म्यू l और डिवाइडेड बाई m म्यू l। 1 नहीं है, ये l है। ठीक है, इसको ऊपर लेके चलिए, तो FL डिवाइडेड बाई FA, इससे एक निष्कर्ष निकलेगा, देखते हैं वो निष्कर्ष क्या है। m म्यू g -1 और ये हो जाएगा m म्यू l डिवाइडेड बाई m म्यू g माइनस m म्यू l। ओके, अब देखो, चूंकि m म्यू l इज ग्रेटर देन 1, m म्यू l का मान क्या होता है, हमेशा 1 से बड़ा होता है।
इसलिए डियर क्या होगा, एम म्यू जी या एम म्यू जी -1 इज ग्रेटर देन हो जाएगा हम लोगों का एम म्यू जी माइनस एम म्यू एल से। क्यों, ये क्यों बड़ा हो गया, बोल दीजिए ये क्यों बड़ा हो गया, नहीं समझ में आ रहा है आपको भाई? एयर म्यू ग्लास, ठीक है, समझना बात, चीजों को समझना आप, ठीक है। -1 हम सब जानते हैं कि वायु में जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, इतना होता है, ये हम जानते हैं। ग्लास में, उसके रिस्पेक्ट में ग्लास में क्या होगा, उसकी वेग कम हो जाएगी, कम होगी कि नहीं, तो मतलब इसकी वेग कम हो जाएगी। मान लेते हैं 3 × 10⁻, क्या हो गया 7 हो गया, सपोज करो, तो ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 10, आएगा कि नहीं, तो 10 - 1 दैट इज इक्वल टू 9 हो गया, वेरी गुड। लेकिन इसमें देखते हैं एयर म्यू ग्लास को हमने कितना लिया, 3 × 10⁻7 लिया है। एयर म्यू ग्लास का मान कितना है, 9 आया है, आया कि नहीं आया, यही तो है कैलकुलेशन, 9 नहीं आया है, 10 आया है, कितना आया है, 10 आया है, ये है एयर म्यू ग्लास का, फिर -1 किया तब ये 9 आया, 10 आया है। और एयर म्यू लिक्विड, तो एयर म्यू ग्लास और एयर म्यू लिक्विड ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा ज्यादा डिफरेंट, समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। तो इसमें मान के चलो ये 10 आया तो ये आ जाएगा कितना, 9 या 8 आ जाएगा, तो इसका मान आ गया 2, तो 2 से 9 बड़ा है कि नहीं है यार, बताइए, 2 से 9 बड़ा है। तो इस प्रकार ये इज ग्रेटर देन इससे बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा, तो डियर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, FL इज ग्रेटर देन हो जाएगा FA। मतलब वायु के रिस्पेक्ट में हमेशा, वायु के सापेक्ष द्रव में क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, किसका, लेंस का, ठीक है, लेंस का। अब कुछ निष्कर्ष देखिए, कुछ निष्कर्ष क्या है, FL डिवाइडेड बाई FA का मान यदि पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक है मान लो, तो यदि हम लेंस को द्रव में डुबाते हैं तो लेंस द्रव में डुबाने पर उसी लेंस की भांति कार्य करेगा, जिसकी उत्तल लेंस को हम लोग किसमें डुबा दिए, द्रव में डुबा दिए, तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। अवतल लेंस को द्रव में डुबा दिए तो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। लेकिन यदि FL/FA का मान निगेटिव है, तब उत्तल लेंस को द्रव में डुबाने पर अवतल की भांति कार्य करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, ठीक। तीसरा, यदि FL और FA बराबर हो गया, तब की केस में, वैसे तो संभव नहीं है लेकिन हो गया तब की बात है, हो गया, अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है, मान लो कब हो सकता है, FA एयर में जब ज्यादा नमी की मात्रा हो, बारिश हो रही हो, तो FL के बराबर हो जाएगा ठीक है, लेंस को रखे हो आप तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तब की केस में हमारा लेंस कैसा कार्य करेगा, समतल लेंस की भांति कार्य करेगा, ठीक है। और यही रीजन है कि पानी में स्थित बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ठीक है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो बस डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही कराएंगे यार, और नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे हम, ठीक है, जो भी रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह और लेंस सूत्र और एक और मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, उन सबको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।